फाइनेंस क्या है? जॉब कर रहे हैं से लेके बिजनेस कर रहे हैं से लेके इवन रिटायरमेंट के बाद भी, और जब भी आप बच्चे हैं तभी भी फाइनेंस कहीं ना कहीं आपसे इंटीग्रेटेड है, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योरसेल्फ। पर्सनल फाइनेंसिंग क्या होती है और बिजनेस फाइनेंसिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक ऐसा पर्सन हूँ, आई एम इनटू सैलरी, जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी लेट्स से 25,000 है, तो एक सेगमेंट, एक पार्ट जो रहेगा, जो मैं आई नीड टू कार्व इट आउट एंड कंसिडर इट एज माई इन्वेस्टमेंट्स। समबडी हु इज अर्निंग फॉर एग्जांपल 50,000, उसके लिए फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस अलग तरीके से डील करेगा, से लेके समबडी हु इज डीलिंग विद लाइक उसका 1.5 लाख 2 लाख का सैलरी है, उसके लिए अलग होगा। अगर फाइनेंस किसी भी बिजनेस का मेंटेन नहीं है या मैनेज्ड नहीं है तो क्या होता है? आज हम बिजनेस में फाइनेंस को और जीवन में फाइनेंस को समझने के लिए हमारे साथ हैं सीए हार्दिक मेवाड़ा जी। एक हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये मेंटोर हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे मित्र, एक ऐसे फ्रेंड जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। बड़ा पॉपुलर शो है शार्क टैंक। उसके अंदर लोग अपनी इक्विटी जो है देते हैं एट सम पर्टिकुलर रेट। उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से जो है किसी कंपनी के अंदर एंट्री होती है और क्या एग्जैक्टली अगर मान लीजिए कोई करना चाहे इस तरीके से तो कैसे कर सकता है? देयर इज अ प्रोसेस। जैसे ये तो फ्रंट एंड के अंदर जो देखते हैं, बैक एंड के अंदर बहुत सारा दे हैव अ लार्ज टीम। अभी ये जो जैसे यस हुआ और चेक के साथ वो फोटो क्लिक किया, उसके बाद का भी बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। कौन से व्यक्ति को या कौन से कंपनी को किस तरीके का मॉडल चुनना चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन नीड, रिक्वायरमेंट एंड योर लॉन्ग टर्म गोल। एक है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा है एलएलपी, एक ओपीसी करके भी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये 5 प्रैक्टिकली मोटे मोटे ऑप्शंस है जिसके अंदर आप इतने समय से आप एज सीए देख रहे हो, इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके पास में, ज्यादातर कौन सी गलतियां इन्हें अवॉइड करनी चाहिए? जैसे ओके, एक चीज जो आज भी मुझे खटकती है कि फाइनेंस के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में क्यों नहीं सिखाया जाता, इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए श्वासों की जरूरत है, वैसे ही किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस और फाइनेंस की समझ की जरूरत है। और जब बात फाइनेंस की हो तो सीए से बेहतर कौन हो सकता है, खास तौर पे भारत में। और इसी वजह से मेरे दोस्तों, आज हम बिजनेस में फाइनेंस को और जीवन में फाइनेंस को समझने के लिए हमारे साथ हैं सीए हार्दिक मेवाड़ा जी। एक हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये मेंटोर हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे मित्र, एक ऐसे फ्रेंड जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। बाय क्वालिफिकेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमकॉम है, इन्होंने डीआईएसए किया है, फॉरेंसिक ऑडिट सर्टिफिकेशन कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ बैंक्स, एआई सर्टिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और सबसे बड़ी बात, जो डिप्लोमा इन्होंने किया वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में किया। और हाल फिलहाल अभी जब ये इस समय पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तब ये पीएचडी कर रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में। और मैं दिल से पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूं हार्दिक भाई, इतना व्यस्त, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने अपना वक्त निकाला कि हम फाइनेंस को आम लोगों तक किस तरीके से लेके जाएं। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जो लोग अपनी रोजमर्रा के काम में बिजी हैं, जो अपने बिजनेस में, अपने धंधे में बिजी हैं, हम उनको फाइनेंस किस तरीके से आसान भाषा में समझा सकते हैं। ये समझाने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी नागेश्वर जी। और जब भी आपने बोला कि वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, डेफिनेटली, मतलब आप यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जिसको कभी ना नहीं बोल सकते। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहली बात हम शुरुआत करते हैं, फाइनेंस को थोड़ा हम समझते हैं मोटी मोटा जी। एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस क्या है? एक आम इंसान, सी फाइनेंस इज समथिंग कि हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, जैसे आप वेदर आप जॉब कर रहे हैं से लेके बिजनेस कर रहे हैं से लेके इवन रिटायरमेंट के बाद भी, और जब भी आप बच्चे हैं तभी भी फाइनेंस कहीं ना कहीं आपसे इंटीग्रेटेड है, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योरसेल्फ। तो डेफिनेटली, मतलब फाइनेंस एजुकेशन इज समथिंग विच आई बिलीव इज लेस टॉक्ड अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एकेडमिक्स। तो बचपन से सीखना चाहिए।
ये चीज़। और जितना जल्दी आप सीखोगे, जितना जल्दी आप उससे दोस्ती बना दोगे, आई बिलीव दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक यू अप टू अ नेक्स्ट लेवल। अपनी ज़िंदगी में फिलहाल मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया और बहुत सारे बिज़नेसेस सँभाल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सँभाल रहा हूँ। फॉर श्योर। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछो कि बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद में, मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। एक चीज़ जो आज भी मुझे खटकती है कि फाइनेंस के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में क्यों नहीं सिखाया जाता? इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली जो जर्नी है, ये किस तरीके से चालू हुई? और उसके बाद किस तरीके से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ-साथ एक एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर मेंटर बने? सी मेरे केस के अंदर बहुत यूनिक है एक चीज़ कि जब भी मैं 10th के बाद कॉमर्स सिलेक्ट किया, उसके बाद बहुत सारा डिलेमा था कि भाई क्या करें, कैसे करें। मेरे पापा जो है वो इज़ एक्स बैंकर, हुँ, तभी ही वाज वर्किंग, राइट नाउ ही इज़ एक्स बैंकर। तो उन्होंने तभी बोला कि हार्दिक, कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसके अंदर सबसे बेस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैंने बोला ओके, ठीक है, नाउ टेल मी मोर अबाउट दैट। तो मुझे बताया अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आपको लोगों के बिजनेस के बुक्स को वैलिडेट करना है या वेरीफाई करना है। मैंने बोला क्या उसका मतलब हुआ? बोल रहे जो कोई भी एक्सपेंसेस है, पी एंड एल बैलेंस शीट, उसको देखना है। मैंने बोला ये बहुत बोरिंग काम है, मुझे सीरियसली नहीं करना है। नाउ फिर भी बिकॉज सिंस दिस वाज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई सिलेक्टेड आउट ऑफ इन अ वे नो ऑप्शन। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ता गया, देखता गया, समझता गया, तब जाके काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तब जाके समझ में आया कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइनेंस, इट इज़ इट इज़ हाउ यू डू योर बिजनेस, है ना? तो उसके ऊपर है पूरा। सो इट्स समथिंग दैट यू एंड अप बीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। मैं अ, बहुत सारे बिज़नेसेस पे आऊँगा, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी मानसिकता में जो फाइनेंस को लेके एक धारणा बनी हुई है, अ, मैं चाहता हूँ कि आप चूँकि कई सारे एंटरप्रेन्योर को मेंटरिंग करते हो, अगर फाइनेंस किसी भी बिज़नेस का मेंटेन नहीं है या मैनेज्ड नहीं है, तो क्या होता है? फाइनेंस के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है हुँ, हुँ। कि सिर्फ़ और सिर्फ़, सो सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंस की वजह से आपका बिज़नेस ग्रेट नहीं होना है, ओके, फॉर श्योर। पर अगर आपका बिज़नेस को ग्रेट करना है, तो फाइनेंस के बगैर नहीं होगा, ये भी उतना सनातन सत्य है। क्या बात है! सो अनलेस यू हैव बुक्स, योर अकाउंट्स, योर फाइनेंसेस इंटैक्ट, तब तक आप बिज़नेस को एक लेवल के ऊपर नहीं लेकर जा सकते। मैं पूरी तरीके से बिज़नेस फाइनेंस पे आऊँ क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आज हमारा जो मोटी-मोटा जो अ, एक तरीके से इस पूरे पॉडकास्ट का जो मेन मकसद है, हम बिज़नेस को समझना चाहेंगे, हम बिज़नेस के स्ट्रक्चर को समझना चाहेंगे। कोई व्यक्ति जब बिज़नेस करना चाहे, तो उसके दिमाग में कुछ बेसिक सवाल होते हैं स्ट्रक्चर को लेके, फाइनेंस सिस्टम को लेके, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि इस पॉडकास्ट को बहुत सारे ऐसे भी लोग देखेंगे, जो लोग बिज़नेस फाइनेंस उनके लिए सेकेंडरी है, पर्सनल फाइनेंस उनके लिए पहले प्राइमरी है। और मुझे ये भी लगता है कि आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हो, तो कहीं न कहीं आपका एक पर्सनल फाइनेंस का भी एक तरीके से एक सेगमेंट है। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप डिफरेंशिएट करो, आप पर्सनल फाइनेंसिंग क्या होती है और बिज़नेस फाइनेंसिंग क्या होती है? दोनों में थोड़ा क्लासिफिकेशन और थोड़ा डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप उसको समझाइए। जी, वंडरफुली आस्क्ड। ये जो पर्सनल फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो वेदर यू आर समबडी हु इज़ इनटू जॉब और यू आर एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, हुँ, हुँ। तो वो केस के अंदर भी पर्सनल फाइनेंस इज़ समथिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अ, जैसे अगर बात करें अपने इनकम की, हुँ, तो आप इनकम को सेगमेंटाइज़ कर दीजिए कि जैसे, क्योंकि ये एकदम सब्जेक्टिव मैटर है। जैसे somebody who is earning for example 50,000, उसके लिए फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस अलग तरीके से डील करेगा से लेके somebody who is dealing with like उसका 1.5 लाख 2 लाख का सैलरी है, उसके लिए अलग होगा। से लेके एक बिजनेसमैन जिसका इनकम लेट्स से 10 lakhs अ मंथ है, उसके लिए पर्सनल फाइनेंस पूरा अलग से हैंडल होगा। तो ओके। पर्सनल फाइनेंस के अंदर आप जैसे आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन से सेगमेंट के अंदर हो। जैसे
एक एक फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऐसा पर्सन हूँ, आई एम इनटू सैलरी, जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी लेट्स से 25,000 है। तो एक सेगमेंट, एक पार्ट जो रहेगा जो मैं आई नीड टू कार्व इट आउट एंड कंसिडर इट एज माय इन्वेस्टमेंट्स, है ना, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना है। अभी फॉर एग्जांपल वो है तो 10 to 15%, अगर 25,000 है मेरी अर्निंग तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मुझे साइड में रखना है फॉर द इन्वेस्टमेंट पार्ट। जैसे मैं अप टू 50,000 अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, तो ये परसेंटेज इंक्रीज़ होके बनेगा 25% से लेके 30%। अच्छा। ओके, अप टू 50,000 है, तो 30 से लेके 35% तक इज़ द राइट अमाउंट, और अप टू 1 लाख है, तो 40% तक, 40 या 45% तक इज़ द अमाउंट दैट यू नीड टू सेव इट एज़ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। वाओ! सो आई मीन जैसे-जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाए, हमें वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ख़ास तौर पे जो लोग पर्सनल फाइनेंस को लेके ज़्यादा चाहते हैं जानकारी करना या उसे फ्यूचर में बढ़ाना, तो उनको ये डिसिप्लिन फ़ॉलो फ़ॉलो करना चाहिए। बेशक, बेशक, बेशक। तो आप कोई भी सेगमेंट के अंदर हो, आपको कई बार क्या होता है कि एक कंफर्ट लेवल पे अपने पहुंच जाता है कि जिसके अंदर सारे बेसिक नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज सारी फुलफिल हो रही है। हुँ, तो जो इन्वेस्टमेंट्स जो है या आपकी सेविंग्स जो है वो बैक सीट पे ले लेती है। ये जो आपने परसेंटेज अलोकेट किया, उसको भी अलग अलग सेगमेंटाइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्केल यू आर इन। ऑफ कोर्स, जैसे आपका इनकम 1.5-2 लाख से अगर ज्यादा है, डेफिनेटली देयर आर एडवाइजर्स हु आर गोइंग टू से कि हार्दिक भाई जो बोल रहे हैं वो गलत है। हुँ। अपने वो सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अपने वो सेगमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पर जेनेरिक एडवाइस चाहिए फॉर मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना से लेके कैसे, तो ये तो ये मोटा-मोटा। मोटी-मोटा हाँ, आपने एक 25,000 का स्लैब बताया, एक अप गॉट टू इट, 50,000 का स्लैब बताया और गॉट आपने इट। 1 लाख रुपए तक का स्लैब बताया जी, और डेढ़ 2 लाख रुपए के ऊपर है तो उसके लिए एडवाइज़र है, एडवाइज़र से आप कंसल्टिंग कीजिए। तो ये बेसिक था हमारा जो है पर्सनल फाइनेंस को लेके। जी, चूँकि आज का मुद्दा मेरा बिज़नेस फाइनेंस, आप उसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक मित्र हैं जो पर्सनल फाइनेंस को लेके भी एक्चुअली उनका किस तरीके से एलोकेशन होना चाहिए उसके बारे में हम जी। जानकारी पूछे और पर्सनल फाइनेंस को लेके इन फ्यूचर हम लोग और डिटेलिंग हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, उसमें हम ज़्यादा बात करेंगे। उसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हाँ, जैसे इंडिविजुअली के अंदर टैक्सेशन ऑल्सो पर्सनल फाइनेंस के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। यस, सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नेचुरली सबसे पहले चीज़ पूछते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन में भी जाते हैं, ऐसे लेके कहीं पे भी जाते हैं, अच्छा, है ना, जैसे अपने बोलते हैं कि ओके यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे सो एंड सो टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, या बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ऑन इंडिविजुअल टैक्सेशन, इसकी मैं ओल्ड रिजिम में रहूँ कि न्यू रिजिम के अंदर जाऊँ, ओके, है ना, कि जैसे देयर आर टू ऑप्शंस व्हेन यू आर लाइक फाइलिंग योर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स, तो वो राइट, आपको मिलता है। उसके अंदर व्हाट आई से कि ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजिम इज समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल एंड समथिंग विच इज़ मोर सेंसिबल। आपके केस के अंदर अगर ऐसा है कि जहाँ पर आप मैक्सिमम डिडक्शन यूटिलाइज कर रहे हो ओके, और आपका थ्रेशोल्ड मैक्सिमम है, तो वो केस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन कैलकुलेशन शायद से कुछ केसेस के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम अच्छा हो सकता है। उसके लिए नागेश्वर जी अगर ऐसा कुछ करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज, सो वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर कि जिसके ओके, अंदर आप अपना टोटल डिडक्शंस जितने भी है वो अगर आप आइडेंटिफाई करके वो बता दीजिए कि इतना है, से लेके आपका टोटल एनुअल इनकम कितना है। अच्छा, अगर ये दो चीज कंपेयर कर लो तो वो आपको बता देगा सिस्टम कि भाई आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम है कि न्यू टैक्स रिजिम है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हुँ, हुँ। तो अगर आप चाहें तो वो डेफ़िनेटली एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जो किसी को भी वो पर्टिकुलर चीज़ डाउनलोड करके देखना है अपने लिए सेंसिबल क्या है, तो आपको शायद से अ, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करूँ, तो अब तक अगर आप बने हैं हमारे साथ में, तो एक बार हमारे कमेंट में आप लिंक टाइप करो और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके अंदर भेज दूँ। या तो इससे रिलेटेड लिंक आपको हमारे जो है कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। थैंक यू और मुझे लगता है कि ये दोनों पॉइंट हमने बहुत अच्छे से कवर किया। एक तो पर्सनल फाइनेंस का हमारा जो है एक फंड एलोकेशन या जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो या सैलरी जनरेट कर रहे हो, उसका एलोकेशन किस तरीके से होना चाहिए, आपने एक उसके बारे में मोटी-मोटा एक बताया और दूसरा आपने बता दिया कि टैक्सेशन का एग्ज़ैक्टली में आपको ओल्ड रिजिम में जाना है या न्यू में जाना है, आप उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, बिज़नेस फाइनेंस को। तो फाइनेंस में मैं उतरूँ, ऑपरेशन में उतरूँ, एचआर में उतरूँ, उससे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए एक लेमैन
जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो उसका सबसे पहला सवाल मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं अपनी कंपनी को बनाने से पहले कंपनी बनाऊं कैसा, या कंपनी का एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो आप मुझे बताइए कौन कौन से ऑप्शन हैं और कौन से व्यक्ति को या कौन से कंपनी को किस तरीके का मॉडल चुनना चाहिए। वंडरफुल, वंडरफुल। ये आई थिंक सबसे प्रिविलेंट क्वेश्चन रहता है, हाँ। सबसे स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहता है जब भी आप बिजनेस चालू कर रहे हो, तो क्या-क्या ऑप्शंस है मेरे पास, जैसे एंटिटी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन नीड रिक्वायरमेंट एंड योर लॉन्ग टर्म गोल, एक डिटरमाइन करना होता है कि व्हाट इज मोर सेंसिबल फॉर यू। ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले एक है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा है एलएलपी, एक ओपीसी करके भी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो देर आर 5 ऑप्शंस, लिमिटेड की अपनी बात नहीं कर रहे। तो ये 5 प्रैक्टिकली मोटे मोटे ऑप्शंस है जिसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। खैर एचयूएफ करके भी एक है ऑप्शन, बट आई थिंक दिस आर मोटा मोटा 5 ऑप्शन जिसके अंदर अपने कंसिडर कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू आर अ बिजनेस कि जो अभी जस्ट चालू किया है, वी आर नॉट श्योर वेदर वी आर गोइंग टू लाइक जो अपने सोच रहे हैं वो लेवल पे जाएंगे नहीं जाएंगे, या एक एक्सपेरिमेंटल बिजनेस है ना, तो वो केस के अंदर पॉसिबली प्रोप्राइटरशिप इज मोर सेंसिबल। अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है को फाउंडर या पार्टनर है जिसको जो साथ में आपकी जर्नी के अंदर पार्टनर बनने रहे, तो वो केस के अंदर पार्टनरशिप इज इवन सेंसिबल। आप जैसे रियलाइज कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर बिजनेस जो मेरे लिए है वो ऐसा है जिसके अंदर आई एम प्रिटी श्योर आई एम डूइंग गुड, आई ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस, या फिर बाद में आई एम कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ माय बिजनेस एंड आई एम सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, तो वो केस के अंदर प्लानिंग फॉर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड विल बी मोर सेंसिबल फॉर यू। अच्छा। और ओपीसी इज ऑल्सो इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट वी विल टॉक अबाउट। लेकिन ओके। ये मोटे मोटे 5 ऑप्शंस है जो आपका इनिशियली आपको डिसीजन करना होता ओके। है ना। ओके। इसके अंदर जैसे आप प्रोप्राइटरशिप है तो आप सर्वे सर्वा हो वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, यू स्टार्ट यू आर दी लाइक सीईओ सीएफओ एग्जीक्यूटर हम ब्रह्मास्मि ऑफ एवरीथिंग। बिजनेस। हाँ हाँ हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग, आप सब ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही सब हो, सब आप ही हो। आप ही के बिजनेस के हाँ। अंदर, है हाँ। ना। तो वो हो गया। फिर बाद में पार्टनरशिप के अंदर ऐसा हुआ कि जिसके अंदर देयर आर 2 और मोर पार्टनर्स कि जो अलग अलग आप सेगमेंटाइज कर सकते हो, उसे लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसा डिवाइड कर दिया, एंड देन दैट्स हाउ यू आर वर्किंग अराउंड। उसके अंदर एक लिमिटेशन आती है या फिर बाद में एक रिस्क रहता है, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टनरशिप फर्म, इट इज समथिंग कि जिसके अंदर जो लायबिलिटी रहती है वो जॉइंटली एंड सेवरली रहती है। जैसे एक अपने एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बाद में एक सवाल भी पूछूंगा। ओके। नॉर्मल केस के अंदर, नॉर्मल पैरेलल्स के अंदर अगर कोई एग्जांपल दे कि हार्दिक भाई आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस और मेरा शेयरिंग 90% है, देयर इज समबडी जिसका शेयरिंग 10% है। ओके। ठीक है। अभी कोई रीजन से बिजनेस के अंदर लॉस हो गया आफ्टर 2 और 3 years और सम टाइम इन फ्यूचर, ओके। तो वो केस के अंदर जैसे 10 करोड़ का लॉस हुआ, तो वो लॉस को किस तरीके से मुझे कंपनी के अंदर डालने रहेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है, 10 करोड़ का लॉस है, मेरा शेयरिंग 90% है, किसी का शेयरिंग 10%। 10% है ना। तो किसको कितना इक्विटी कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा? आई मीन एज पर द कैलकुलेशन 9:1। 9:1, हाँ, कि मतलब 9 है ना। करोड़ जिसका 90% है, 10 करोड़ जिसका 1 करोड़ जिसका 10% है। गॉट इट। इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं अभी, हाँ। है ना। तो ये तो हो गया, ये एग्जाम्पल, उसको और बिल्ड करते हैं। हाँ। और बिल्ड करने के अंदर ये करते हैं कि जो जिसके पास 90% इक्विटी है हाँ। या शेयर है, उसके पास उतनी सफिशिएंट एसेट्स या सफिशिएंट पैसे नहीं है, 9 करोड़ नहीं है देने के लिए। जैसे मेरे पास सिर्फ जेन्युइनली 50 लाख रुपए है ओके। कि जो मैं धंधे के अंदर डाल सकता हूँ। आई एम डन, मेरे सारे पर्सनल एसेट्स जो कुछ भी है उसको लिक्विडेट करके 10-50 लाख रुपए डाल दिए कंपनी के अंदर, उससे ज़्यादा मेरे पास और कोई एसेट्स नहीं है ना। तो वो केस के अंदर क्या होगा? अब वो केस के अंदर मतलब अब मुझे लगता है कि लायबिलिटी तो उस व्यक्ति की बनेगी क्योंकि वो 90% पार्टनर है, ही हैज टू अरेंज, बट अगेन इफ ही इज नॉट एबल टू डू दैट, देन वो लायबिलिटी पास हो जाएगी
जो दूसरा पार्टनर है जो 10% का, तो भले आप 10% है, लेकिन अगर वो बंदा आपका पार्टनर नहीं दे पा रहा है तो यू आर लाइबल। मैं गेस कर रहा हूँ। जी, 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 जी। वैसा ही कुछ है इन दैट सेम सेम लाइन। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला हाँ। कि आपका जो लायबिलिटी है वो जॉइंटली एंड सेवरली, उसका मतलब आप दोनों मिलके सेम अमाउंट की आपकी लायबिलिटी है। तो आपकी लायबिलिटी अगर आपका 10% है, तो आपकी लायबिलिटी 1 करोड़ नहीं है, आपकी लायबिलिटी 10 करोड़ की अच्छा। है ना? तो वो एक कांसेप्ट है, एक 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 ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर कर रहे हो व्हेन यू आर बीइंग अ पार्टनर। सो इसीलिए कोई भी सेंसिबल इन्वेस्टर रहेगा, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, जो सीज़न्ड इन्वेस्टर है, वो कभी भी पार्टनरशिप के फर्म के अंदर नहीं इन्वेस्ट करेगा बिकॉज़ ही हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज़ अगर थिंग्स डोंट रियली वर्क आउट इन द राइट वे, इज़न्ट इट? जैसे आप अगर कोई इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं, "भाई मेरा पार्टनरशिप फर्म है, आप मेरे कंपनी के अंदर 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, व्हाटएवर इज़ द डील अमाउंट, फैंटास्टिक आप कर रहे हैं धंधा, है ना? उसके बाद आप अगर किसी को बोल रहे हो कि मेरे बिज़नेस के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आप 5% ले लो या फिर बाद में मुझे जैसे मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ कि नागेश्वर जी मेरा सो एंड सो बिज़नेस है हाँ। और मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ आपका आप मुझे मैं चाहता हूँ आप मुझसे जुड़े। मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मैं सिर्फ़ आपको सर 5% इक्विटी दूँगा, 10% इक्विटी दूँगा, सर 20% ले लीजिए आप। लेकिन आप मेरे पास रहिए। आपका मुझे ब्रांड नेम चाहिए, आपका मुझे टैग चाहिए। तो वो केस के अंदर आप क्या बोलेंगे कि हाँ, ठीक है यार, मुझे मैं अगर पैसे नहीं डाल रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? हुँ। लेकिन आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, तो वो केस के अंदर आप प्रैक्टिकली उसकी पूरी की पूरी लायबिलिटी जो है, उसको आप साथ में ले रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉर दैट। तो अच्छा। सो एंटिटी स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये बात कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर, है ना? तो और दिस मुझे इज़ लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है जी, कि एग्ज़ैक्टली में ऐसा होता होगा, क्योंकि जी। मैंने भी जो बोला था आपको, जब चूँकि आपने सवाल उस तरीके से पूछा ट्विस्ट करके, हुँ, तो मुझे लगा कि नहीं आंसर ऐसा होना चाहिए कि भाई मतलब अगर 10% है तो फिर भी आपकी, चूँकि आपने मुझे हिंट पहले दे दिया था और जी, मुझे 100% यकीन है यहाँ तक बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और है आपसे। जी। अगर मान लीजिए हुँ, उस केस में, जिस केस में 90% वाला हाथ खड़े कर देता है, उसके पास पैसा नहीं है और इसको लायबिलिटी है जो 10% वाला पार्टनर है, जी, जो सिर्फ़ पार्टनर बना है कंपनी के बना अंदर, है, करेक्ट, राइट? उसको भी नहीं मालूम है कि कंपनी का ऑपरेशन क्या है। सही बात चलो है। मैं उसको मान के चलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट पार्टनर, फॉर कि श्योर। हमने 10% की इक्विटी हमने ले ली कंपनी के अंदर और उसके लिए हमने फंड कंपनी को दे दिया था और आज कंपनी वो डूब गई। हुँ, लेकिन उस कंपनी को मार्केट में जो देना है या बैंक्स को जो देना है, जो उसके ऊपर लायबिलिटी है, वो 10 करोड़ की है। तो क्या कार्रवाई उस 10% वाले पे हो सकती है? लीगली व्हेन यू आर अ पार्टनरशिप फर्म तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जो आप स्ट्रक्चर के तौर पे आप एडमिट कर रहे हैं, अच्छा। आपको पता है ओके। ना? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी ये चीज़ है कि जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी सिंस यू आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो एक भले आपने वो सामने वाला पर्सन इज़ कैपेबल, नॉन कैपेबल क्या है, क्या नहीं, लेकिन जो एग्रीव्ड पार्टी है मतलब जिसको क्लेम करना है 10 करोड़ रुपए अपने एग्जाम्पल के अंदर, तो वो पर्टिकुलर पर्सन दोनों में से किसी को भी स्यू कर सकता है, लीगली केस कर सकता है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का भी एक कंसेप्ट रहता है, वो भी जिसके अंदर वो थोड़ा कंसिडर करना पड़े कि जिसका वेदर यू आर अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, नॉट रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो आप सामने केस कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड है तो आप केस भी नहीं कर सकते एज अ पार्टनरशिप फर्म, आपको इंडिविजुअल बेसिस पे, बिकॉज द लाइबिलिटी इज अदरवाइज ऑल्सो इंडिविजुअली अनलिमिटेड। हम्म। तो आप जैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे ग्रो कर रहे हैं, देर इज नो स्ट्रक्चर या देर इज नो लॉ रेगुलेशन या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जिसके अंदर आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई ये थ्रेशोल्ड से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में जाना है, इससे ऊपर जा रहे हो तो पार्टनरशिप से एलएलपी जाना है, इससे प्राइवेट लिमिटेड करना है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्रैक्टिकली इट इज मोर ऑल द वे इम्पॉर्टेंट एट इनिशियल फेज ओनली कि आप आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सेंसिबल है, एंड एट सेम टाइम जब भी आप रियलाइज कर रहे हो तो इट इज लाइक आप एंटिटी को स्ट्रक्चर सही तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आप जो है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए। अगर नहीं है तो आप हार्दिक मेवाड़ा सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आई मीन एक एक और सवाल मैं इससे रिलेटेड पूछना चाहता हूँ। तो आपने एक लिमिटेशंस आपने बता दिए,
प्रॉस कॉन्स बता दिया आपने पार्टनरशिप फर्म के। वैसे ही एलएलपी का क्या होता है? एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो एडवांस्ड वर्जन है या स्ट्रक्चर्ड वर्जन है ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो इनकम टैक्स के लिए अगर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म बोलो या एलएलपी बोलो, इनकम टैक्स बोलता है मेरे लिए तो दोनों सेम ही। ओके। सो बोथ आर टैक्स्ड एट 30%, जो इंडिविजुअल वो रहता है उस हिसाब से। एक एक पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन जो कोई भी रहता है तो वो अलग अलग उसके स्लैब है, उस हिसाब से करने के बाद जो कोई भी प्रॉफिट है उस पर 30% आपको टैक्स पे करना है, जो फ्लैट है। वो एलएलपी हुआ। एलएलपी के अंदर एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग इट इन योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो डीड रहता है, एलएलपी डीड बोलते हैं। ओके। वो उसके अंदर जो हाईली रेगुलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, है ना, जो एक अलग से एलएलपी के लिए अलग से एक्ट बना है और एमसीए उसको रेगुलेट करता है। तो आपका जो फाइलिंग है वो फाइलिंग आरओसी के अंदर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर भी सबसे पहले जैसे आपका स्टार्टिंग में होता है नेम अवेलेबिलिटी, तो पार्टनरशिप के अंदर जैसे आपका, आप कितने भी वेल नोन हो, अगर जस्ट आपकी बाजू की ऑफिस में, बाजू की बिल्डिंग के अंदर या कहीं पे भी सेम नाम से भी कोई बिजनेस कर रहा है, अगर ट्रेडमार्क आपने नहीं लिया है, ट्रेडमार्क के ऊपर भी बाद में बात करते हैं, ट्रेडमार्क के अंदर प्रैक्टिकली आप अगर केस भी करना है तो वो केस भी लंबा चलता है, कब तक होगा, क्या है क्या नहीं, वो अलग बात होगी, बट वो हो पाएगा, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म है तो सेम नाम से दूसरा फर्म भी अगर वो कोई भी कर रहा है तो वहाँ पर चैलेंज है। तो इट इज़ एलएलपी के अंदर सेम नाम, फॉर दैट मैटर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी सेम नाम यू आर नॉट गोइंग टू गेट, नॉट ओनली इन अहमदाबाद, गुजरात, आप कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया सेम नाम आप नहीं ले पाएंगे। उसमें फोनेटिक्स भी कंसिडर होती है। अच्छा। फोनेटिक्स का मतलब ये हुआ उच्चारण, है ना, जो उच्चार कर रहे हो आप वो सिमिलर है। जैसे हाइपोथेटिकली केपी, KAYPEE, दोनों आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो दोनों केस के अंदर केपी ही बोला जाएगा। केपी बोला जाएगा। गॉट इट। तो वो केस के अंदर दोनों चीज को एग्जिस्ट नहीं होगी। जैसे अगर किसी ने केपी के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी रजिस्टर कर दी तो वो आपका सेकंड KAYPEE नहीं होगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। सो फोनेटिक्स आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेम। तो ये सब सारी चीजें जो है हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाती हैं जी और जहाँ जी, पे अकॉर्डिंगली हमें एक्शन लेना होता फॉर है। श्योर। अगर हमें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब हमें उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। कई बार आइडेंटिफाई ऐसा होता है कि करेंगे चलो ठीक दूसरा है एक नाम। बार के लिए हम कर लेते हैं बट अ, बाद बाद में आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती जी है। जी। ओके। आपने उस नाम से ब्रांड बना लिया, वेबसाइट्स ले ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन बाद में अगर उस तरीके से होता है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है या फिर ये खाली लिमिटेशन है इंडिया के लिए? सो नेम अवेलेबिलिटी के टाइम पे इंडिया का ट्रेडमार्क्स, इंडिया के एग्जिस्टिंग एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो देखी जाती है। ओके। वेबसाइट वगैरह में चलता है। वेबसाइट अगर किसी की है सेम है तो भी कोई, हाँ, उसमें बहुत सारे कुछ और नेम अवेलेबिलिटी के लिए गाइडलाइंस है। जैसे बहुत पॉपुलर नेम है तो वो आप नहीं ले पाएंगे। कुछ जोग्राफिकल इंडिकेशन वाले कोई चीज़ रहती है जिसके अंदर तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे, मतलब है ना। गॉट इट। तो अब जिस तरीके से आपने सिमिलैरिटी बताई प्राइवेट लिमिटेड में और उसके बाद में एलएलपी में, जी वैसे ही थोड़ा बहुत आप मुझे बताइए प्रोप्राइटरशिप में और उसके बाद में वन पर्सन कंपनी दैट इज ओपीसी, जी जी ये दोनों में क्या सिमिलैरिटी है जी और किसको क्या चुनना चाहिए? जी। ओपीसी बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है, लेकिन उसके साथ लिमिटेशंस भी आती ओके। है ना। एक तो पहले नाम के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ओपीसी लिखना है ना? अच्छा। जैसे कोई भी XYZ जैसे नागेश्वर कंपनी है, शुक्ला कंपनी का नाम है ओपीसी बीच में आएगा तो एंड देन नागेश, यू हैव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नागेश्वर शुक्ला ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी ब्रैकेट में अच्छा तो रहेगा। उसको प्राइवेट लिमिटेड बोला जाता हाँ, है। बोला जाता है, ओके। पर ठीक उसके है। अंदर ओपीसी वर्ड रहेगा। ओके। उसके अंदर लिमिटेशन ये रहती कि आपका टर्नओवर का लिमिटेशन रहेगा। अगर जैसे आप 2 करोड़ से क्रॉस सेल्स आपका अगर क्रॉस हो रहा है, 3 साल का एवरेज देखा जाता है उसके अंदर, तो अगर वो अगर क्रॉस कर रहा है तो कंपल्सरी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो वहाँ पर भी वो है। तो आप अगर जस्ट इनिशियल बेस पे चालू कर रहे हैं, तो वो केस के अंदर ओपीसी भी एक ऑप्शन है कि जहाँ पर आप अगर श्योर हो कि 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं करना है, तो आप डेफ़िनेटली ओपीसी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक और भी कैच है। कई बार आप जैसे बिज़नेस कर रहे हो और आप जैसे अपने विज़िटिंग कार्ड के अंदर ओपीसी लिखा है, तो सामने वाले को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जिसको समझ में आ रहा है, इंडिकेशन दे रहे हो कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं नहीं गया है। है।
अच्छा, अगर मान लीजिए 2 करोड़ के ऊपर है हम्म, और उसके बाद अगर आपको ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड में जाना कन्वर्ट हो, करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट जाना हो, तो आपको एक पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। नहीं, 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 आप नॉमिनी पार्टनर पहले से या डायरेक्टर एक करना पड़ता है स्टार्टिंग के अंदर ही, ओके, तो वैसा रहता है। बट देन यू नीड टू ऑफिशियली आपको उनको पार्टनर के तौर पे या डायरेक्टर के तौर पे उनको ऐड करना पड़ेगा और शेयर्स भी देने पड़ेंगे। शेयर्स भी देने पड़े, चाहे जी, आप जी, 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 0.001% दें, जी, लेकिन आपको जी, देना पड़ेगा। जी, 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 जी। ओके, ओके, अल्टीमेट। और फिर जाके जो पूरा प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, वो सारे जाके जो ओपीसी से हट के पूरे प्राइवेट लिमिटेड वाले लग जाएँगे। मोटा-मोटा सारे कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट सेम कंप्लायंसेस ही सारे है, वही हो जाएँगे, ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम ही है। जी। वाओ! देन फ़र्क क्या है ओपीसी में और प्रोप्राइटरशिप में? ओनरशिप आपका सिंगल पर्सन की रहेगी ओपीसी के अंदर। जैसे आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका 100% एक ही हो आप और आपको ही करना है, बट देन यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कंडक्टिंग योर बिजनेस। आपको कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढंग से चाहिए, से लेके आपका विजन भी वही है कि अल्टीमेटली मुझे इसको ग्रो करके प्राइवेट लिमिटेड के अंदर करना है। वैसे कंप्लायंसेस के अंदर और ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ये एक वन मैन ही वैसे करना है कि ओपीसी इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जैसे कोई समझता है, डिटेल में जाता है, तब जाके वो कोई भी बोलेगा भाई ओपीसी इज नॉट फॉर मी, आई थिंक आई विल गो बेटर विद लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड दैट्स हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। बट मुझे ये लग रहा है कि प्रोप्राइटरशिप से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो क्या ओपीसी बेहतर है? फॉर श्योर, इन वन वे इट इज बेटर। आपका स्केल, जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति है कि जिसका अभी जॉब भी चल रहा है, से लेके आप साइड में कुछ बिज़नेस का। बिजनेस भी प्लान कर रहे हैं, हाँ, है ना? तो ओपीसी रिलेटिवली ज्यादा कंप्लायंसेस है। इट इज आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन क्लोजर के लिए भी देयर इज अ फॉर्मेलिटीज, वेदर इट इज एलएलपी और ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको प्रॉपरली क्लोजर करना पड़ता है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हु डज नॉट हैव अ नेचुरल डेथ। अच्छा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कंप्लायंसेस नहीं करूंगा, या फिर बाद में ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर बिजनेस मैंने बंद कर दिया, बैंक अकाउंट बंद कर दिया, तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो गया। यू नीड टू सेपरेटली अप्लाई फॉर दैट, देयर इज अ प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट कंपनी के तौर पे हो जाएंगे। शायद से एमसीए आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ भी कर ले, लेकिन देन देर आर गुड चांस कि आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। सो देर आर वेज। तो आइडियल चीज़ है, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, या फिर बाद में आपके लिए सेंसिबल है कि अभी यू आर इन दैट, वो दो नैया पे जैसे आप पाँव रख रहे हो आप पाँव उस रख तरीके रहे से, हैं, हाँ। आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है और आप जैसे जॉब भी कर रहे हैं, तो वो केस के अंदर सेंसिबल है कि आप प्रोप्राइटरशिप से आप चालू कीजिए। एंड देन द मोमेंट यू रियलाइज कि ओके दिस इज द बिजनेस आई एम इन, देन यू लाइक अपग्रेड इट टू आइदर एलएलपी, ओपीसी या प्राइवेट। तो मेरे दोस्तों, अभी तक शायद आप लोग, एक टॉपिक हमने कवर किया बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग। हमने उसके बाद कवर किया स्ट्रक्चरिंग। एक कंपनी जब आप बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होना चाहिए, और अब हम डीपर जा रहे हैं फाइनेंस की ओर। आप हमारे साथ ट्यून रहना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि इसमें बिजनेस में कैसा होता है कि एक बार गलती हो गई ना, गलती से भी, तो वो गलती का जो हर्जाना है ना, बहुत भारी पड़ता है। और इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि, वैसे हालांकि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी कवर्ड इन 1 or 2 hours, बट यस विल ट्राई टू कवर द बेसिक्स ऑफ दैट, एंड स्पेशली इनटू फाइनेंस। तो सर, वैसे हर बिजनेस ओनर्स का एक ही मकसद होता है कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। धंधे की बात होती है तो पैसे की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है। स्ट्रक्चरिंग अगर को ध्यान में दिया जाए, तो कितना इम्पैक्ट करता है ये प्रॉफिट पे? और चूंकि प्रॉफिट का एक पार्ट टैक्सेशन भी है, तो कितना इम्पैक्ट करता है प्रॉफिट और टैक्सेशन में प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग? जी, ये बहुत कम सवाल होता है जो ये इस तरह से पूछा जाता है, बट दिस थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन नागेश्वर जी। जैसे प्रोप्राइटरशिप है, जैसे एवरीबडी वी वर्क फॉर लाइक कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट वैल्यू क्रिएशन के लिए अपने कर रहे हैं ना, मतलब वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ऑफ कोर्स इन द एंटायर प्रोसेस वी रियली वांट टू मेक श्योर दैट इट्स वर्किंग वेल फॉर अस टू, इजंट इट? जैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, आपका आप होल एंड सोल है, सर्वे सर्वा है आपके बिजनेस के लिए, तो आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो आप इंडिविजुअली, आपके जो कोई भी स्लैब है उस हिसाब से आपको इंडिविजुअली टैक्स पे करना है।
जैसे आपका बिजनेस के अंदर कितना भी प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा आपके इंडिविजुअल के अंदर क्लब हो जाएगा और आप उस हिसाब से टैक्स पे करेंगे, सिंपल एज दैट। पार्टनरशिप के अंदर इट हैज़ अ सेपरेट पैन नंबर, पान नंबर अलग हुआ तो पार्टनरशिप के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो पहले बताया कि स्लैब जैसा है, तो उसको डिडक्ट करने के बाद जो कुछ भी बचा उसके ऊपर आपको पार्टनरशिप के अंदर 30% टैक्स पे करना होगा, जो आपका अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। आप जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ले रहे हैं वो आप इंडिविजुअली अपने स्लैब के हिसाब से आपको इंडिविजुअल टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर अपने स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन पे करेंगे, प्लस जो कोई भी रेम्यूनरेशन ये पार्टनरशिप फर्म में से अर्न किया उसको भी अपनी इनकम के अंदर क्लब कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर है वो इस तरह से टैक्स पे कर लिया। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कंपनी है, कंपनी तो अपना पे करेगी ही करेगी। पार्टनरशिप फर्म उसके जी अलावा एज ए पार्टनर जो आप वहाँ से रिन्यूमरेशन ले रहे हो, जी वो ऐड ऑन हो जाएगा आपका जो इंडिविजुअल या अदर सोर्सेस से जो आपका इनकम है वहाँ पे, जी और आपको टोटल पे जो है वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट। स्ट्रक्चर है टैक्स का वहाँ पे। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, एलएलपी, खैर एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेम सेम, फ्रॉम द सेम। इनकम टैक्स हाँ, पर्सपेक्टिव। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो अगेन इट हैज गॉट अ सेपरेट पैन नंबर, उसका रिटर्न अलग से भरता है। वहां पर जितना भी आप अर्न कर रहे हैं एज अ वे ऑफ पार्टनर्स, एज अ वे ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपका पार्टनर्स जो कोई भी आपके डायरेक्टर्स है उनकी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन आप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितना भी हो रहा है, जैसे आप डिसाइड किए हर महीने फॉर एग्जांपल यू विल बी पेइंग एक्स अमाउंट टू पार्टनर डायरेक्टर ए, एक्स अमाउंट टू डायरेक्टर बी, वो डिडक्ट करने के बाद जो कोई भी बन रहा है आपका, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग तो 15, अगर आप जैसे अदर देन दैट है तो 25% आपका टैक्सेशन लगेगा। तो वो आप उस हिसाब से आप पे करेंगे, है ना। अभी इट कैन बी एन एक्सेलेंट वे ऑफ टैक्स प्लानिंग ऑल्सो। कैसे? आप जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपका एक्स प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते तो टोटल अमाउंट आप ही के अंदर टैक्स आपको पे करना रहेगा। बट व्हेन यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू कैन गिव डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन टू योर डायरेक्टर्स, है ना। तो वो देने के बाद जो कोई भी बचा है उसी के ऊपर आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, ओके। है ना। तो इंडिविजुअली के अंदर जो कोई भी आएगा इसमें से पैसा बाय वे ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, सिटिंग फीस का भी एक ऑप्शन रहता है उसमें, तो वो पार्ट आप इंडिविजुअल टैक्सेशन इंडिविजुअल स्लैब के हिसाब से आप पे करेंगे, अच्छा। वो रहेगा। तो प्रैक्टिकली आप को टैक्स ब्रैकेट जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। सो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी जो आपकी है, अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर से करेंगे तो अच्छा मतलब आप बेनिफिट हो सकता है आपका, नंबर वन। नंबर टू, आपका जैसे ये कर रहे हैं तो नेचुरली अगर टैक्स अगर आप पे कम कर रहे हैं, अगर कम टैक्स पे कर रहे हैं तो नेचुरली इन अ वे डिस्पोजल इनकम आपके पास में वो ज़्यादा हो रही है। ये एक लिमिट तक आप समझ लीजिए। जैसे आपको फ्यूचर के अंदर आपका ओवरऑल इंटेंट क्या है, अगर आपका इंटेंट ये है कि मुझे फ्यूचर के अंदर मेरी कंपनी को और बड़ा करना है, तो देन इट मेक्स सेंस फॉर यू टू पे सम टैक्सेस, सम हम्म। प्रॉफिट का एक पोर्शन बाय वे ऑफ टैक्सेस, सो दैट आपकी बुक्स बिल्टअप हो रही है। हम्म। ये यहाँ पर गलती होती है ज़्यादातर बिजनेसेस के अंदर, कि जो सोचता है कि भाई ओके टैक्सेशन कम पे करना है, ओके टैक्स स्मार्ट टैक्स प्लानिंग इज योर राइट फॉर श्योर, लेकिन आप ये चीज़ मत भूलिए कि टैक्स प्लानिंग के अंदर अगर आपका वैल्यू फ्यूचर के अंदर बिल्टअप नहीं हो रहा है कंपनी के अंदर, तो देन इट्स अ सीरियस कंसर्न। तो इसका मतलब वैल्यू बुक के ऊपर भी बिल्ड करना ज़रूरी है, और उसके लिए अगर आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर बनते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और कहीं न कहीं बिकॉज़ लोगों को ये लगता है कि टैक्स जो करंट प्रॉफ़िट है उसको डाउन करता है, तो हमें स्मार्ट वे में टैक्स को प्लानिंग करना चाहिए। शायद उसी के लिए भी लोग सीएस को अप्रोच करते हैं। लेकिन आपका नज़रिया थोड़ा अलग है कि अपनी बुक्स वैल्यू को आप थोड़ा मज़बूत करो, इससे फ्यूचर बेनिफिट आपको ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल नागेश्वर जैसे नागेश्वर जी, जैसे आप जा रहे हैं बैंक के पास, है ना, और आप बोल रहे हैं कि ओके आई एम डूइंग सो एंड सो बिजनेस, और अच्छा हो रहा है, मेरा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, या ऐसा फ्यूचर मेरे ऐसे प्लान है, आई रियली नीड सम फंड्स आइदर फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर
एज अ टर्म लोन बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और नए प्लांट एंड मशीनरीज डाल रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ है, एक्सपेंशन कर रहे हैं आप, तो वो केस के अंदर आप जाएंगे बैंक के पास, बैंक कंसिडर करेगी आपकी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पेइंग कैपेसिटी को, है ना? आपकी जो डेट है उसको सर्विस आप कैसे करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट होगा क्या, सो दैट आप अगर ये पे कर पाएंगे क्या नहीं। तो देन अगर वो बहुत कम दिखा रहे हैं तो नेचुरली आपका इंटरेस्ट सर्विसिंग नहीं हो पाएगा, इंस्टॉलमेंट जो कोई भी है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी आप नहीं दे पाएंगे। तो वो केस के अंदर बैंक बोलेगी कि ठीक है मैं आपको पैसे दूं, लेकिन आपका प्रॉफिट ही नहीं है कि जिसकी वजह से आपका अ, ये डीएससीआर कैलकुलेशन बेसिकली होता है, तो वो आपका नहीं हो पाएगा वैसा। अब तो चूंकि बात बैंक की हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जी, हम लोग जो है बैंक से पैसा लेते हैं। फॉर श्योर। एक और पैसा लेने का या कंपनी में लाने का तरीका है, हम इन्वेस्टर्स को एंट्री करवाते हैं। जी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी बड़ा पॉपुलर शो है शार्क टैंक, श्योर, उसके अंदर लोग अपनी इक्विटी जो है देते हैं जी, एट सम पर्टिकुलर रेट, गॉट इट। तो वैल्यू के ऊपर देते हैं। तो अब मेरा ये सवाल है आपसे कि उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? किस तरीके से जो है किसी कंपनी के अंदर एंट्री होती है और क्या एग्ज़ैक्टली अगर मान लीजिए कोई करना चाहे इस तरीके से तो कैसे कर सकता है? वंडरफुल क्वेश्चन। अभी देखिए जैसे आप शार्क टैंक का जैसे एग्जांपल दिया, है ना? तो वहाँ पर क्या है, देयर आर इन्वेस्टर्स हु आर सिटिंग ऑन वन साइड, देयर इज समबडी, द जो कंपनी है उनके प्रोमोटर्स है वो अपना बिजनेस को और बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, वहाँ पर अब तक क्या हुआ, किस तरह से हुआ से लेके कोई एक एक्स वैल्यू के ऊपर अल्टीमेटली क्या होता है कि देयर इज सम आस्क, वो बोलते हैं कि भाई ओके मुझे 5 करोड़ चाहिए, उसके सामने 5% इक्विटी में डाइल्यूट करने के डाइल्यूट लिए करने तैयार तैयार हूँ, हो। हाँ, वैसा। हाँ। एंड देयर इज सम निगोशिएशन, अगर वो हो रहा है, गो थ्रू हो रहा है, देन द डील गोज थ्रू, या मना करते हैं, वॉट एवर इट इज। तो वो पूरा प्रोसेस रहता है, उसके लिए यू रियली नीड टू बी फर्स्ट इन्वेस्टेबल कंपनी। देर इज अ प्रोसेस, जैसे ये तो फ्रंट एंड के अंदर जो देखते हैं, बैक एंड के अंदर बहुत सारा दे हैव अ लार्ज टीम वेर इन दे विल स्काउट फॉर द लाइक दिस टाइप ऑफ कंपनीज, जो आप जैसे पैसे पहले अप्लाई करते हैं, उनका बेसिक प्रोसेस रहता है, दे स्क्रूटिनाइज इट, उनके इस तरह से बेसिक बेसिक चीज़ें वो चेक करते हैं, एंड देन मल्टीपल राउंड्स रहते हैं, एंड देन उनके एंगल से जो उनकी ऑडियंस है उनके लिए भी थोड़ा सेंसिबल है, तो वो तरीके का कंटेंट और वैसी कंपनीज को वो प्रेजेंट भी करवाते हैं वैसा। तो ये पूरे चीज है वैसा। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये ट्रांजैक्शन होता कैसे है। ऑब्वियस क्वेश्चन कैन बी कि जैसे मेरा 1 लाख कैपिटल से मैंने कंपनी इंकॉर्पोरेट की, मेरे 2 डायरेक्टर्स है, 2 पार्टनर्स है, 2 शेयर होल्डर्स है कि जो 50-50 इक्वल शेयर्स कर रहे हैं। 1 लाख का कैपिटल है, 10,000 का इक्विटी है, 5-5 हज़ार इक्विटी दोनों के पास है। अभी किसी के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मुझे 5% 5 करोड़ के अंदर चाहिए। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 100 करोड़ ऑफ वैल्यूएशन। या 100 करोड़ ऑफ वैल्यूएशन की आप बात कर रहे हैं। तो वो वैल्यू कैसे करते हैं? तो देर आर वेज, मेथड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू, इंक्लूडिंग लाइक वैल्यूअर रहते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर रहते हैं, मर्चेंट बैंकर्स रहते हैं जो इसको वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो उसका पूरा कंसिडरिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट ही है वो जी, पूरा। जी, जी। ओके। हुँ, तो वो प्रोसेस के बाद, और अल्टीमेटली इट्स मोर मोर ऑफ अ निगोशिएशन, अच्छा। इट्स मोर ऑफ अ निगोशिएशन कि जिसके अंदर जैसे आप भी देख रहे हैं उसके अंदर कि शार्क्स में से उन्होंने रिप्लाई किया कि ओके दिस, आप जो बोल रहे हो वो मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है, वो काउंटर ऑफर करते हैं, काउंटर देयर इज ऑफर सम करते हो। निगोशिएशन। हाँ, और उसके बाद अगर वो डील हो रही है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन। अभी ये जो जैसे यस हुआ और चेक के साथ वो फोटो क्लिक किया, उसके बाद का भी बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। तो हाँ, मतलब मेनी ऐसा नहीं कि टाइम्स, शार्क टैंक में वो सारे शार्क्स ने बोला हाँ ठीक है चलो डन फाइनल फोटो खिंचा लिए तो उसका मतलब पैसे आ गए इनके हाँ, पास। हाँ, हाँ। तो इसके देयर बाद इज़ अ के प्रोसेस, जैसे ड्यू डिलिजेंस ड्यू रहता है, डिलिजेंस करेंगे वो आपने लोग। जो बोला है वो है, क्या है, किस तरह से है, से लेके देयर हैव बीन केसेस जो कंप्लीट होने के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका, मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि जैसे शार्क टैंक का एपिसोड खत्म होता है, अच्छा। उसके बाद सीए का काम चालू होता हाँ, है ना? तो कि जैसे मोटी-मोटा क्या-क्या चेक करते हैं आप लोग? जैसे ड्यू डिलिजेंस वगैरह में मतलब व्हाट डू यू सी? ओके, फाइनेंशियल, टेक्निकल,
इसके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे ना? जी, जी। ओके। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो आप अपना बिज़नेस को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्शंस है, तो वो उसका क्या बेस है? अब जैसे बिकॉज़ आप ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो शायद स्टार्टअप कर रहे हों या स्टार्टअप में मूव कर रहे हों, फॉर श्योर। तो इनको ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है तुमने इक्विटी के बदले एक ले लिया, कमिटमेंट ले लिया और उसके बाद चीज़ें हो जाएँगी। जी, अगर सामने वाले जो है एंजल इन्वेस्टर्स हैं, तो दे विल बी आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट टू नो फॉर यू एज़ वेल, फॉर श्योर, राइट? या फॉर श्योर। तो जैसे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर ये चीज़ चेक की जाती है कि आप जो प्रोजेक्शंस बता रहे हैं, दैट इंक्लूड्स योर सेल्स से लेके जो आपके खर्चे होने वाले हैं वहाँ पर। जैसे सेल्स है तो उसके साथ वो कंपेयर करेंगे कि भाई मार्केटिंग आप किस तरह से है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द मार्केट से लेके आप कैसे कैप्चर करेंगे, व्हाट इज़ यूएसपी, सारी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से वो पूरा चेक करते हैं। एंड देन कंसिडरिंग दैट आपका कैश फ्लो जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेदर इट इज सेंसिबल क्या है, देयर आर वेज। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अलग से रहेगा, ट्रेडिंग कंपनी के लिए अलग से रहेगा, से लेके जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबके लिए वो पर्सपेक्टिव और लुकिंग एट द वैल्यूएशन विल बी डिफरेंट। सो दिस इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जिसके अंदर आपका कंप्लायंसेस, लीगल स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ वो प्रॉपरली चेक करते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जैसे आप टेक्नोलॉजी कंपनी है तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी वो भी अपने हिसाब से वो चेक करते हैं। से लेके आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपकी प्रोसेसेस वो भी चेक किया जाता है। लीगल ड्यू डिलिजेंस रहता है उसके अंदर। लीगल में अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो वैलिडेट करेंगे फॉर पोटेंशियल थ्रेट टू द कंपनी, considering the contracts that you already executed with like whosoever is the party. ओके। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा चूँकि हम फाइनेंस की बातें कर रहे हैं, प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं। अ, अक्सर जो बिज़नेस ओनर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, वन पर्सन कंपनी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, इतने समय से आप एज ए सीए देख रहे हो और इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके पास में, ज़्यादातर कौन-सी गलतियाँ इन्हें अवॉइड करनी चाहिए? या क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? For sure. जैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ, जो मोटी-मोटा सबके लिए जो हो। गॉट इट। जैसे स्ट्रक्चरिंग के अंदर गलती की अगर बात करें तो डाइल्यूटिंग टू अर्ली, टू मच अच्छा। विल बी अ मिस्टेक। बहुत वो एक हुआ जैसे वो मोटा मोटा लीगल स्ट्रक्चर के अंदर या फिर बाद में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर हो गया, है ना? तो वो है। एंड देन नॉट एक्सरसाइजिंग द एग्जैक्ट, जैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर आ रहा है, देर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे शेयर परचेज एग्रीमेंट रहता है तो उसके अंदर देर आर सो मेनी क्लॉजेस, बहुत सारे राइट्स रहते हैं जो इन्वेस्टर एक, देर आर एसएचए की अगर बात करें तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट मल्टीपल पेजेस के रहते हैं, 25, 30, 35 से लेके 50, डिपेंडिंग अपॉन कितना एग्रीमेंट कैसी बन रही है। अच्छा। उसके अंदर एक आध पैरा जैसे ड्रैग अलोंग राइट, उसमें वर्ड लिखा है। हाँ, हाँ। ठीक है, ड्रैग अलोंग राइट इज देयर विद द इन्वेस्टर। उसका मतलब क्या होता है, से लेके टैग अलोंग राइट, अच्छा। उसका मतलब क्या होता है। जैसे ड्रैग अलोंग के अंदर क्या रहेगा कि आप, ड्रैग का मतलब खींचना, इजंट इट? अगर वो इन्वेस्टर अगर कुछ अपने इक्विटी डाइल्यूट कर रही है या थर्ड पार्टी को किसी को सेल कर रही है और उनके पास अगर ड्रैग अलोंग राइट है, दे कैन ड्रैग योर इक्विटी प्रो राटा बेसिस टू दैट डील, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, हुँ। वो कर सकते हैं। अभी टैग अलोंग राइट्स के अंदर अगर बात करें तो टैग अलोंग राइट्स ये होता है कि टैग जैसे स्टिकी नोट हो गया, कोई डील हो रही है उसके अंदर स्टिकी नोट लगा दी, जैसे ये नॉर्मल वैसे इजी 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 चीज के अंदर समझ में आए वैसे बात कर रहे हैं। टैग अलोंग राइट्स के अंदर क्या रहता है कि जैसे आप सेल कर रहे हो अपनी इक्विटी, जैसे मैं एज एन इन्वेस्टर अगर मैं एज अ प्रोमोटर मैं अगर बेच रहा हूँ और अगर इन्वेस्टर के पास अगर टैग अलोंग राइट है तो दे ऑल्सो विल बी एबल टू सेल देयर इक्विटी एट द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आई हैव अग्रीड विद द बायर ऑफ द इक्विटी। वॉव! तो वो होता है। से लेके देर आर राइट्स लाइक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल,
जिसके अंदर अगर वो इन्वेस्टर के पास राइट है तो अ, अगर मैं किसी को अपनी इक्विटी बेच रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले मेरे इन्वेस्टर के पास जाना है कि भाई मैं ये रेट पे, ये टर्म्स पे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं सेल कर रहा हूँ इक्विटी, या मेरा डाइल्यूट कर रहा हूँ इक्विटी। आर यू द वन हु इज इंटरेस्टेड टू एक्वायर दिस इक्विटी एट द सेम टर्म्स? इफ यस, गो अहेड, इफ नो, गिव मी एनओसी। वो हो गया राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। उसको पहले उसके पास ये राइट है कि वो मना करे, है ना? ओके। ये डील अगर वो मना करेंगे तब जाके मैं बाहर जा सकता हूँ, किसी और के पास जा सकता हूँ, वरना वो सेम टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मुझे उनके साथ डील करना पड़ेगा। मैं बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ इंडिया में काफ़ी अच्छा, और मेरे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं। मेरा खुद का ग्रुप 34 देशों के अंदर है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, या मेरे फ्रेंड्स की जो कंपनीज़ हैं, उसके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं? जो इसे हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई, या उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? जी, गॉट इट। सो आपको खैर काफ़ी सारा नॉलेज भी है इसके अंदर, आई एम श्योर कुछ ना कुछ डिस्कशन भी हुआ रहेगा इसके ऊपर। बट द पॉइंट इज़ कि येस, व्हेन यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो एफडीआई समथिंग कि जिसके थ्रू आप फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट, आप अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हो सकता है। नाउ दिस इज़ गवर्न्ड अंडर फेमा कंप्लायंसेस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपको परमिशन भी लगती है। कुछ चीज़ों के अंदर जैसे आपको परमिशन लगती है, कुछ ऑटोमेटिक रूट और कुछ परमिशन ज़्यादातर ऑटोमेटिक के अंदर हो जाता है। तो आप जैसे जो पर्टिकुलर जैसे शार्क टैंक वाला एग्जांपल अपने दे रहे थे, है ना? ओके। कि 5 करोड़ 5% इक्विटी, है ना? सेम एग्जांपल अगर बात कर ले, आपके लेट्स से यूएस के अंदर कोई कलीग है, इन्वेस्टर है, जो दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू योर कंपनी, है ना? तो वो केस के अंदर आपका अगेन जैसे सारी प्रोसेस तो रहेगी, वैल्यूएशन ये वो सब चीज़ जो करना है वो रहेगा। एडिशनली जैसे ये प्रोसेस हो रही है, आप यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व होगी, बिकॉज यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो रहा है। वो पर्सन इन्वेस्ट करेंगे यूएस डॉलर के अंदर आपकी कंपनी में, और उसके अगेंस्ट में आप अपनी एसेट्स दे रहे हैं, एसेट्स के अंदर आप इक्विटी दे रहे हैं, है ना? तो क्या वैल्यू पे? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड लाइक टू नो, अंडरस्टैंड वेदर यू आर सेलिंग एट द राइट इक्विटी। आप अंडर वैल्यू करके तो नहीं दे रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ है। तो ये एफडीआई के अंदर ये देयर इज अ फॉर्म, एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल करना रहता है। देयर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, या लेकिन ये कंप्लायंसेस है जो कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये अगर ये तो कंप्लायंसेस हम दिस इज, करते हैं तो हम कर सकते हैं, हाँ, हाँ, इन हाँ, शॉर्ट, बिल्कुल मोटी-मोटा, ये हो वो सकता सुविधाएँ है। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लोन्स अगर है तो ईसीबी हो सकता है, जैसे इनवर्ड है वैसे ही आउटबाउंड होता है, जैसे अच्छा। ओडीआई उसको बोलते हैं, जैसे ये एफडीआई हो गया वैसे हाँ। ओडीआई रहता है, उसमें भी परमिशन रहता है। इंडिविजुअली की लिमिट है एलआरएस के अंदर 2.5 लैक्स यूएस डॉलर्स, ओके। और इंडिविजुअल के अंदर हो गया, और जैसे कंपनी है तो 400% ऑफ योर नेटवर्थ, वो एक लिमिट हो गया। ओवरसीज डायरेक्ट, जैसे आप फॉरेन के अंदर अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं या सब्सिडियरी ओपन कर रहे हैं, तो टू व्हाट एक्सटेंट आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर सकते हैं, से लेके आप कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है हाँ। फॉरेन के अंदर और वहाँ पर आप कोई पार्टनर बन रहे हैं, जैसे यूएस के अंदर एलएलसी है, तो वहाँ पर आप अगर पार्टनर बन रहे हैं तो कितना इक्विटी या कितना पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके रेगुलेशंस है आपकी नेटवर्थ के बेसिस पे। ओके। तो वो पूरा मतलब ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जिसके इसका एक अंदर स्ट्रक्चर है पूरा, स्ट्रक्चर है डिटेल पूरा। में हाँ, ये पर जाना ये नहीं। हो सकता है अगर कर रहे हैं तो वैसा, यहाँ से अगर लोग वहाँ भी करना चाहें तो वहाँ भी हो सकता है, एंड वाइस और वर्सा। वहाँ से लोग यहाँ करना चाहें तो वहाँ प्रोसेस भी हो है सकता है, जो, प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि दिस इज इम्पैक्टिंग डायरेक्टली विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये इसके ऊपर आई थिंक पूरा डिटेल में डिटेल में डिस्कशन डिस्कस। कर सकते अच्छा, हैं। चलो ये मुद्दा बट उठा आई तो एक थिंक, सवाल तो मैं पूछ ही सकता हूँ जी, यहाँ पे। अब जी, चूँकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है, एफडीआई की बात चल रही है। जी। ये टैरिफ क्या होता है? लेमैन लैंग्वेज में बड़ा चल रहा है। और जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो टैरिफ टैरिफ तो लोगों ने टैरिफ की तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। वाओ। तो टैरिफ बेसिकली आप कोई भी अपनी देखो, देर आर वेज मैकेनिज्म हुँ। ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ओन प्रोडक्ट्स जो आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। राइट। टैरिफ बेसिकली ऐसी चीज़ है कि बाहर की कंट्री से अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, है ना, परचेज कर रहे हैं, तो उसको एंट्री के टाइम पे उसको जो पेमेंट करना है, अपने यहाँ पर कस्टम्स भी बोलते हैं, टैरिफ हो गया, सेम चीज़ है वैसे। तो वो पे करना होता है इन ऑर्डर टू गेट दोज गुड्स। आपका कस्टम क्लियरेंस करने के लिए वो मैंडेटरी, वो हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रेट्स है, डिफाइंड है, और उस तरह से वो
करते हैं, मतलब दैट्स हाउ यू नीड टू मेक द पेमेंट एंड देन यू गेट द क्लियरेंस। वैसा तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा किया जा सकता है। चर्चा की जा सकती है, बट आई थिंक यस, मोटा मोटा ऐसा है कि ये तो आई थिंक यूएस वाला चीज, आई बिलीव इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल ओके। ड्रिवन, आई थिंक कंट्रोवर्शियल भी है बहुत सारी चीजें। ज़्यादा हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं लेंगे क्योंकि हमारा आज का एजेंडा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर, कैपिटल, कैश फ्लो उससे रिलेटेड जानकारी जी, चाहते हैं, तो हम टॉपिक को वहीं पे रखते हैं। फॉर श्योर। नहीं, मैंने सोचा थोड़ा सा बीच में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को मजा आए, तो इसीलिए मैंने टैरिफ की तारीफ कर दी। वाओ। कैश फ्लो और कैपिटल प्लानिंग जी। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें क्यों महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से इसको करना चाहिए हमें? जी। कई बार कैश फ्लो और प्रॉफिट्स दोनों को कंफ्यूज किया जाता है, मतलब आप एक बिजनेस पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, भाई प्रॉफिट है, कैश फ्लो है, क्या डिफरेंस है? मैं बुक्स के अंदर प्रॉफिट कर रहा हूँ लेकिन कैश फ्लो नहीं है, मेरा कैश फ्लो है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, लाइकवाइज, है ना? तो वो दोनों चीज़ अलग अलग है। कैश फ्लो इज समथिंग कि जो बैंक में आपके पैसे आ रहे हैं से लेके जा रहे हैं, है ना? उसका वो कैश फ्लो एक्चुअल आउटफ्लो के अंदर ये भी हो सकता है कि आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं, वो कैश आउटफ्लो हुआ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं वो आपका खर्चा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आप। है ना? और जैसे ही कोई जैसे बैंक से लोन ले रहे हैं, वो प्रैक्टिकली कैश इनफ्लो हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है आपका। कैश इनफ्लो हुआ, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। लाइकवाइज़, तो ये दोनों कंसेप्ट ही अलग है। कैश फ्लो का प्लानिंग अगर ठीक से ना हुआ, तो वो केस के अंदर डेफिनिटली आपका कंसर्न हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि देयर हैव बीन केसेस इन पास्ट कि जहाँ पर कैश फ्लो पुअर प्लानिंग की वजह से आपका कंपनी सस्टेन नहीं होता है। अगर आप एमएसएमई है ना? तो एक बहुत बेसिक चीज़ है कैश फ्लो प्लानिंग के लिए। आप जैसे अभी आज की तारीख में अगर कोई मुझे बोले कि हार्दिक भाई मैंने मेरी कंपनी के अंदर कैश फ्लो प्लानिंग मुझे पता नहीं है, मैंने किया नहीं है, मुझे ये डायरेक्शन में मैंने कभी सोचा नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप क्या करें? फर्स्ट स्टेप कि आप अपने जो कोई भी पर्सन है बैक ऑफिस के अंदर जो अकाउंट्स हैंडल कर रहा है, फाइनेंस हैंडल कर रहा है, या आपका कोई भी स्टाफ जो ये पर्टिकुलर पार्ट हैंडल कर रहा है, उसको आप बोल दीजिए कि एंड ऑफ द डे, जैसे मेरे 3 अकाउंट, 5 अकाउंट, 10 अकाउंट जितने भी है बैंक अकाउंट, उसका सिंपल से चीज़ मुझे करके दे दो कि मुझे ओपनिंग बैलेंस दो, बैंक का नाम हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ओपनिंग बैलेंस दे दो। मुझे आप कितने पैसे आए, कितने पैसे गए और क्या मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। इतना चीज़ मुझे डेली बेसिस पे दे दो, तो वो उससे आपका फ़ोकस दिखेगा, आपको समझ में आएगा, आपका कैश मूवमेंट क्या हो रही है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, है ना? क्योंकि आप पूरा कैश फ्लो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले ये चीज़ करो। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या करो, जैसे ये चीज़ हो गई, आप जैसे 1 हफ्ता, 10 दिन डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी 1 महीना, तो ये कंटिन्यू किया। उसके बाद आप एडिशनली ये चीज़ करो, कैश फ्लो इम्प्लीमेंट करने के लिए हाँ, मैं हाँ। एग्ज़ाम्पल दे हाँ, रहा हाँ, हूँ हाँ, आपको। हाँ। आप अपनी टीम को बोलो कि अगले 7 दिन के अंदर मुझे कितने पैसे आने वाले हैं, अच्छा। उसका भी टेंटेटिव फिगर आप मुझे कैलकुलेट करके दे दो। अगले 7 दिन के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम माय सो एंड सो डेटर्स, कोई भी है, जैसे हाँ। कितने भी इनफ्लो आ रहा है, राइट, राइट। तो वो मैं एस्टिमेट करूँगा। तो वो हुआ से लेके कितने पैसे मैं देने वाला हूँ किसी को, है ना? तो वो हो सकती है आपकी सैलरीज़ हो गई, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके और अदर कैपिटल प्लानिंग कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे 7 दिन के अंदर का नेक्स्ट प्लानिंग मुझे करके दे दो। तो अभी वो फर्स्ट स्टेप आपका जैसे क्लियर हो जाता है, सेकंड स्टेप के अंदर आप ऐसे एंटर करोगे कि आपको 7 दिन के कैश फ्लो का विजिबिलिटी दिख रही है। आपने अगर किसी को प्लानिंग है पेमेंट का, जैसे आपकी वेंडर पेमेंट की प्लानिंग है, टर्म्स है, जैसे आपके 25 डेज़ के अंदर पे करना है इसे लेके, तो वो आप जब भी जैसे इनवॉइस डेट है तब से लेके 25 दिन के अंदर आपको पे करना है, तो आप 25 दिन के अंदर वो स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल के अंदर आप डाल दो कि मुझे यहाँ पर पेमेंट करना है। जैसे लाइकवाइज़ जहाँ पर भी पेमेंट रिसीव करना है, जिसने भी आपको कमिटमेंट दिया है कि भाई ओके मैं आपको अगले हफ्ते पेमेंट करूँगा, तो डेफ़िनिटली आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका प्लानिंग वहाँ से तब से चालू हो जाएगा और यू विल बी एबल टू 100% एक्यूरेट तो नहीं होता है, बट यू विल बी एबल टू गेट द सेंस ऑफ वेयर योर फंड्स आर गोइंग एंड हाउ योर फंड्स आर गोइंग टू कम। आपको 7 दिन पहले से पता हो जाएगा हुँ। कि भाई मंगलवार को मेरा कैश शॉर्टेज होने वाला है,
तो अभी से या तो मुझे जिसको पेमेंट करना है उसको सामने से फ़ोन करके बोल दिया कि भाई मैं मंगलवार को नहीं शनिवार को पे करूँगा। तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी इम्पैक्ट नहीं होगी और आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज भी कर पाएँगे, है ना? तो ये चीज़ है। उसको जैसे 7 दिन हुआ, आप एक्सटेंड करके 15 दिन से लेके 1 महीना, देन यू कैन हैव अ क्वार्टरली मतलब एंड कम से कम लाइकवाइज़ आपको आप एक्सपैंड 7 कर दिन के सकते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो से अगर आप प्रैक्टिस करना फॉर चालू श्योर। करोगे, जी, तो उस चीज़ को आप 15 दिन और 1 महीने पे भी लेके जाओगे और लेके फ्यूचर में ये जाएँगे। चीज़ आगे चल के 3 महीने की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हाँ, और इस तरीके से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बिज़नेस के अंदर होता है, जी, नहीं होता नहीं है, होना होना चाहिए, चाहिए, है ना? वो होनी चालू हो जाएगी। श्योर। कैपिटल प्लानिंग यही है? कैपिटल प्लानिंग के अंदर आपका लॉन्ग टर्म रहता है। ओके। जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स कुछ प्लान कर रहे हैं, व्हेन आई से इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैसे एक यूनिट है, सेकंड यूनिट प्लान कर रहे हैं या एक्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है से लेके आप उसको एक्स प्लस 20% करना चाहते हैं, तो एडिशनल मशीन्स चाहिए, एडिशनल रिक्वायरमेंट है आपकी कैपिटल की, तो वो उसका सोर्स क्या रहेगा? सोर्स हो सकता है जैसे अपने प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, एक वो सोर्स हो सकता है। दूसरा सोर्स होता है आपका खुद का इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनी बाय एडिंग मोर फंड इन योर ओन बिजनेस। हुँ, ठीक है, वो हुआ। से लेके थर्ड हो सकता है बैंक बोरोइंग्स जैसे कर ली आपने, या थर्ड पार्टी बोरोइंग्स जैसे आप पार्टनरशिप फर्म हो, किसी और से पेमेंट लेना है या लोन ले रही है वैसे, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। दिस इज बेसिकली मोटा मोटा कैपिटल प्लानिंग। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ये भी रहता है इंटरनल अक्रूवल्स। जैसे आप प्रॉफिट कर रहे हैं, आपका बैलेंस बन रहा है, आपका आपका अभी एक्सपांशन के लिए आप ही के इंटरनल अक्रूवल्स का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है उसी को आप अपने धंधे के अंदर ही डाल रहे हो वापस, हाँ। सो दैट आपका कंपनी और एक्सपांड करेगा, है ना? तो ये चीज़ एक तो गलती ये करते हैं लोग बिज़नेस ओनर्स, इनकम आया कंपनी के अंदर इनफ्लो हुआ और उस इनफ्लो को उठा के कहीं और डाल देते हैं। जी, जी। कई सारे प्रैक्टिसेस हुँ, आपने देखे होंगे। हुँ, 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 हुँ। अ, क्या एडवाइस करना चाहते हैं आप? ये देखो मल्टीपल चीज़ों के अंदर होता है, जैसे बैंक फाइनेंस आपने लिया, है ना? आपने टर्म लोन लिया या फिर बाद में आपने वर्किंग कैपिटल लोन ली, सीसी ली, और वो पैसों से आपने मशीन्स परचेज़ कर लिए। वो डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ इन अ वे। हाँ। ऑफ कोर्स आपके बिज़नेस के लिए ही किया आपने, लेकिन वो जो पर्पस के लिए, जो इंटेंशन के लिए आपको पैसे दिए गए थे, वो पर्पस के लिए ना यूज़ करके आपने कहीं और किया, तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है, जो कैलकुलेशन होता है बैंक के फॉर्मूला के हिसाब से, वो कैलकुलेशन होगा, आपकी एलिजिबिलिटी बनी, वो पैसे आपने कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए कर दिया। उसका मतलब डाइवर्जन हुआ कहीं न कहीं विदिन योर ऑर्गनाइज़ेशन, विदिन द ऑर्गनाइजेशन। पर्पस चेंज हो गया। हाँ। तो वो केस के अंदर आपका ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में शॉर्टेजेस बनेगी, तो तब जाके आपका एक्सपांशन और कहीं पे भी है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये विदिन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अभी कई बार ये भी होता है कि ये जो पैसे है, आपको अच्छी रियल एस्टेट यस, अपॉर्च्युनिटी मिलती है, यस। तो ये क्लियर कट डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो गए, जो बैंक्स के तरफ से या इन्वेस्टर की तरफ से या आपके बिजनेस की तरफ से भी। जैसे आपका क्वेश्चन था कि जैसे प्रॉफिट हुआ और मेरे धंधे की जगह पर मैंने कहीं और पे कर लिया, यस। है ना? फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसे बिजनेस में हो कि जिसके अंदर आपके डेटर्स फटाफट पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स वेट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? हाँ, जैसे आप एडवांस में पैसे ले रहे हैं, हाँ। एडवांस में पैसे लेने के बाद क्रेडिटर वेट कर रहे हैं, ठीक है? और जेन्युइन है, आपका टर्म्स जेन्युइन है, सही है, वैसा सही है। प्रॉपर है, आप हाँ, सब्सक्रिप्शन बेस पे चल रहे हो चल और रहा है। क्रेडिटर्स मतलब जैसे भाई मेरे बिज़नेस का हाँ, हाँ, मॉडल ही वही मॉडल है। ही वही है सही ना? है, व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन। राइट। पर वो क्रेडिटर को पे तो कर रहा है। अभी ये जो पैसे आए, वो अगर मैंने कहीं और डाइवर्ट कर दिया, और जब उनको देने की बारी आई, तो वहाँ पर चैलेंज हो जाएगा, है ना? तो ये सारी डाइवर्जन ऑफ फंड्स ही हुए इन अ वे। तो उसको एक एक डिसिप्लिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, तो बहुत ज़रूरी है कि जो पर्पस से, जो इंटेंशन से, जो फंड को आप एक्वायर कर रहे हो या जो टैग कर रहे हो, उसको वही पर्पस के लिए यूटिलाइज करो। हाँ, स्मार्ट प्लानिंग ये हो सकती है कि जैसे आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आप हो सकता है उसको लिक्विड फंड के अंदर डाल दो, दैट्स फाइन, क्योंकि वो एट कॉल मनी रहता है। आप जब भी चाहो तभी आप उसको रिडीम कर दो, वापस आपका लिक्विड फंड आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ गए। बाय डूइंग दैट यू अर्न सम अमाउंट आउट ऑफ दिस एंड देन यू मेक द पेमेंट। या दूसरा एक स्मार्ट प्लानिंग भी ये हो सकता है, आपके क्रेडिटर्स जैसे आपकी टर्म्स है 20 दिन के बाद पे करना, 25 दिन के बाद पे करना, यू रीनिगोशिएट टर्म्स। मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं, मैं क्या आपको
अभी पे करके कैन आई अवेल सम कैश डिस्काउंट? इफ यस, इट्स अ गुड प्लानिंग, एंड देन बाय डूइंग दैट यू add up to more profits. वेरी नाइस। Expense avoided is a profit, isn't it? वाओ, वाओ, वाओ! दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। बट ज़्यादातर केस में लोग क्या करते हैं कि मेरे पास 20 दिन का पड़ा हुआ है और Hmm. मेरे पास मुझे मालूम है कि 20 दिन के बाद खर्चा करना है और यहाँ पे कोई पार्टी है जो मुझे 20 दिन का 1% के बजाय 2%, 2% के बजाय 4% दे रही है, तो पैसे डाइवर्ट कर दें, पता चला पार्टी अटक गई, तो जो जो कैपिटल हमें बिज़नेस चलाने के लिए चाहिए था, रनिंग कैपिटल, वो कैपिटल से हम लोग लूज़ हो जाते हैं और वहाँ पे क्रेडिटर के सामने जो हमारी क्रेडिट है, वो भी पूरी तरीके से डाउन हो जाती है। ये प्रैक्टिस ज़्यादातर बहुत सारे लोग करते हुए मरे हैं। मुझे लगता है जी, कि बिज़नेस के सेल्स से शायद आपसे ही मैंने कहीं सुना था जी, 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 कि सेल्स और मार्केटिंग से ज़्यादा लोग नुकसान अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से करते हैं बिज़नेसेस जी, के अंदर। बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल, बिज़नेस एंगल को देखने जाऊँ या फॉर कोई इस श्योर। कॉमर्शियल एंगल को देखने जाऊँ और कौन-कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं कैश फ्लो को लेके या फिर कैपिटल को तो लेके? इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, जैसे हाँ, कि आप जैसे बात कर रहे हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो हाँ, नॉर्मली उसको अपने बैक ऑफिस के तौर पे अपने कंसिडर करते हैं ओके, नॉर्मल केस के अंदर, है ना? पर वो एक बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज उसको अगर आप सिंगल कोर एक्टिविटी के तौर पे अगर आप कंसिडर करो, एक अलग से वर्टिकल उसके के तौर पे कंसिडर करो, जिसको आप फाइनेंस अगर लूजली अगर लेते हैं या ऐसा कोई सिचुएशन होगा, तो नेचुरली वहाँ पर लाइक इश्यू हो सकता है। सो बेटर कि आप उसको एक कोर के तौर पे लीजिए, एंड यू फोकस मोर ऑन योर बुक्स। लवली। आई होप मोटी-मोटा हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की फाइनेंस के ऊपर और मुझे लग रहा है कि ये पार्ट 1 है और भी इसके डीप में हम लोग उतरेंगे, जहाँ पे और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस जो आप कवर करना चाहते हैं कि हम अगले पार्ट 2 के अंदर हम इस एंगल को भी कवर करें, तो आप ज़रूर बताना। चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को मैं 1 सवा घंटे के आसपास ही रखूँ, जो लगभग हो चुका है। लेकिन मैं उम्मीद आपको दिलाता हूँ कि मैं सीए साहब से फिर से वक़्त लूँगा, आपके सवालों के जवाब देने के लिए और इस चीज़ को हम कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। अ, थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पूरा यकीन है कि आज अ, हमने कम समय के अंदर बहुत सारे एंगल कवर कर लिए हैं और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे दर्शकों को होगा और आप सबसे निवेदन है कि कृपया इन चीज़ों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे दोस्तों, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी शेयरिंग उनकी बहुत बड़ी गलती या उनका बहुत बड़ा जो होने वाला नुकसान है, उससे उनको बचा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू सो मच सर आपका भी कि आपने हमें थैंक वक़्त यू फॉर दिया। हैविंग मी, थैंक यू सो मच।